दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स और ऑक्टेट रूल के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये जो ऑक्टेट रूल है, ये जो डिस्कवरी किया है या इसका आविष्कार किया है दो साइंटिस्ट मिलके। एक का नाम है जी.एन. लुइस जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में काम करते थे, और दूसरे का नाम है डब्ल्यू कोसेल जो यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में काम करते थे। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑक्टेट रूल क्या है। तो ऑक्टेट रूल समझने से पहले हम लोग थोड़ा बॉन्ड के बारे में समझते हैं। बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा चीज है जो दो या दो से अधिक एटम को जुड़ के रखते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने वाला जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड्स। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड तरह तरह के बॉन्ड होते हैं। उसके अंदर दो मेन जो कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो भी मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल हम लोग आसपास में देखते हैं तो इसमें बेसिकली ये दो तरह का ही बॉन्ड मिलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। एक को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो थोड़ा देख लेते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड क्या है और ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो ये जो डेफिनेशन है आयनिक बॉन्ड्स का, उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम टू क्रिएट्स आयन। तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड होता है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम में होता है। तो एक एटम से अगर दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो एटम पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसीलिए जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें दो टाइप का आयन क्रिएट होता है। एक को बोलते हैं कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड, और एक को बोलते हैं एनायन जो नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इन दोनों के अट्रैक्शन के वजह से, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों के अट्रैक्शन के वजह से इस तरह का आयनिक बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं कि दूसरा टाइप का बॉन्ड क्या है। दूसरा बॉन्ड है उसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में इस तरह का कोई आयन्स क्रिएट नहीं होता है, ये न्यूट्रल टाइप का होता है। दोनों एटम आपका बॉन्डिंग के बाद भी ये न्यूट्रल रहता है। इसमें क्या होता है कि ये लोग जो इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं दे देते, इसको शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग पिक्चर के द्वारा थोड़ा समझते हैं क्या है आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो समझ लीजिए ए और बी दो एटम है। तो समझ लीजिए कि ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये दोनों जब पूरा सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तब ऐसा है कि ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी मान लीजिए ए एक इलेक्ट्रॉन बी को पूरा दे देते हैं। तो ए अगर इलेक्ट्रॉन बी को पूरा दे देता है तो फिर ए के पास 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास कम है, तो इसके लिए ए के पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो बी के पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बी के पास फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग पहले ही बताए थे कि ए जो प्रोड्यूस हो गया उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, और ये जो बी प्रोड्यूस हुआ जिसका नेगेटिवली चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। तो कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन के वजह से ये ए और बी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो इस तरह का जो बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन होता है उसके वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक ये टर्म इसीलिए यूज होता है कि ये दो आयन प्रोड्यूस होता है ये बॉन्डिंग के द्वारा। तो इस तरह का जो आयन प्रोड्यूस होता है दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के वजह से ये दोनों जुड़े रहते हैं, इसलिए इस तरह का हम बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो सेम सिचुएशन समझ लीजिए ए और बी दो एटम है, दोनों के पास, एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास बी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये बोले कि नहीं मैं पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। बी को बोला बी उसको भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या किए कि ए एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, बी भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ना 100% ए का है ना 100% बी का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन में दोनों ए और बी दोनों का ही हिस्सेदारी है। तो इस तरह का जो बॉन्ड क्रिएट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है कि दोनों का ही हिस्सेदारी रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन बी को पूरा ही दे दिया तो ये
पूरा बी का ही इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इस तरह का सिचुएशन नहीं होता। इसीलिए ए और बी दोनों एटम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद भी न्यूट्रल रहता है। तो टोटल जो चार्ज ए और बी का रहता है वो न्यूट्रल ही होता है। तो इस तरह का बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम लोग थोड़ा ऑक्टेट रूल के बारे में समझते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है। तो ऑक्टेट रूल समझने से पहले हम लोग थोड़ा नोबेल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेचर में बहुत सारे नोबेल गैस है, तो उसमें से थोड़ा एग्जांपल लेते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये 3 नोबेल गैस है। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर है 2। तो इसमें क्या होता है कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इसके जो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये जो आउटर शेल जो होता है इसको हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं। उसी तरह नियॉन का अगर आप देखेंगे उसका एटॉमिक नंबर है 10। तो नियॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो उसका जो फर्स्ट सेल है जिसको हम लोग 1s ऑर्बिटल कहते हैं, उसमें हीलियम के जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और जो सेकेंड सेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी तरह आर्गन का अगर आप देखेंगे तो आर्गन में क्या होता है कि उसका फर्स्ट सेल में हीलियम के जैसा ही 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल जो 3s ऑर्बिटल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। थर्ड सेल 3s नहीं होगा, सॉरी। तो जो थर्ड सेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो वैलेंस शेल का, अगर आप एकदम आउटर मोस्ट जो शेल होता है कोई भी एटम का, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। तो ये वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह का जो क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर होता है, इसके वजह से इस तरह का जो नोबेल गैस है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये खुद में ही एकदम परफेक्ट है। तो ये पूरी तरह से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके वजह से किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी कोई भी एटम जिसके पास ये नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से इस तरह का जो नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसको हासिल कर ले। अगर उस तरह का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एटम अगर हासिल कर लेता है तो फिर वो बहुत स्टेबल हो जाता है नोबेल गैस के तरह। तो वही जो ऑक्टेट रूल का जो मेन डेफिनेशन है कि द टेंडेंसी फॉर एन एटम टू अचीव ए कॉन्फ़िगरेशन where its valence shell electron contain 8 इलेक्ट्रॉन is called octet। तो हीलियम थोड़ा इसके ऑक्टेट रूल में थोड़ा एक्सेप्शन है। अगर आप लोग नियॉन और आर्गन को देखेंगे तो इसका जो वैलेंस शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी जो एटम है उसका एक टेंडेंसी रहता है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किसी भी तरह अचीव कर ले। तो ये जो टेंडेंसी क्या होता है उसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। ये जो ऑक्टेट वर्ड्स आया वो 8 इलेक्ट्रॉन से ये ऑक्टेट रूल ये जो वर्ड्स आता है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे ये आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने से इस तरह का नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं एटम। तो पहले हम लोग बहुत ही कॉमन एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, हम लोग जो खाने का जो सॉल्ट होता है, हम लोग खाने में जो नमक यूज़ करते हैं जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, उसमें मेनली जो कंपाउंड रहता है आयनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो अभी सोडियम क्लोराइड में सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 है। तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम इज 11। तो अभी इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अगर सोडियम का देखेंगे, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है, ये 1s नहीं होगा, ये सिर्फ 1 2 3 होगा। तो अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसका जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मिलके इसका टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है जिसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, तो ये आउटर मोस्ट सेल में इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये अचीव करने के लिए इसको ये इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देता है तो इसका ये दूसरा जो सेल है सेकेंड सेल वो उसका वैलेंस सेल हो जाएगा जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा।
अभी क्लोरीन में आते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अगर उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सिचुएशन सोडियम से पूरा उल्टा है। इसका सिचुएशन क्या है कि इसका जो थर्ड सेल है उसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन का जो ऑक्टेट रूल वाला जो क्राइटेरिया है उसको फिलअप करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। तो ये चाहेगा किसी भी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिले स्नैच करके ले ले और इसका ये जो वैलेंस सेल है उसको कंप्लीट करे। तो ये दोनों का क्राइटेरिया कैसे फिलअप होता है एक दूसरे के साथ, सोडियम अगर और क्लोरीन अगर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आसपास आता है तो सोडियम क्या करता है कि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा क्लोरीन को दे देता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन को दे दिया तो जैसे मैंने बताया कि इसका जो वैलेंस सेल है वो सेकेंड सेल इसका वैलेंस सेल हो गया जिसमें इसका 8 इलेक्ट्रॉन अचीव हो गया। और दूसरी तरफ क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन का जो थर्ड सेल है उसमें भी अगर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसका जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो क्राइटेरिया है, ऑक्टेट रूल वाला जो क्राइटेरिया है, क्लोरीन का भी फिलअप हो गया। तो अभी सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। तो अभी इन दोनों के पास, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और दोनों एटॉम ही बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। जो सोडियम प्लस जिसका 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है और क्लोरीन माइनस जिसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसीलिए ये जो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है ये पूरा स्टेबल है। तो ये हो गया सोडियम आयनिक बॉन्ड फॉर्म करके कैसे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होता है। अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में कैसे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होता है। तो अभी देखेंगे क्लोरीन जो मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है मैंने यहाँ पे दिखाया कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर 2 क्लोरीन एटॉम एक दूसरे के पास आता है तो अभी आयनिक बॉन्ड जैसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगा तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों को ही एक एक करके इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करता है कि दोनों ही अपने अपने पास से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो अगर ये शेयरिंग करता है तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो क्लोरीन के पास भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों का ही ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दोनों का ही आ गया। तो बोथ ऑक्टेट रूल है सेटिस्फाई इन दिस केस। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बोथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने से और कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने से ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई होता है। तो ये हो गया बेसिक्स अबाउट द ऑक्टेट रूल। अगर आपको और भी डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग और डिटेल में वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है केमबायोसिस। इसमें इसी तरह आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का डिफरेंट टाइप का लेक्चर आपको मिलेगा। तो स्टे ट्यून फॉर दिस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।